हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो यस, आज हम कुछ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग देखेंगे एंड आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, सो डोंट वरी। एंड आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगी कि मेरा डेली लाइफ रूटीन कैसा है स्टडी रिलेटेड, एंड मैं दिन में कैसे कैसे स्टडी करती हूँ, क्या क्या स्टडी करती हूँ। आज मैं ये शो करने वाली हूँ आपको एंड कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपनाइएगा, अगर ना भी आए तो जस्ट लेट इट बी। एंड नाउ start with our video. सबसे पहले मैं yes I am an UPSC aspirant, I forgot to tell you guys। and सबसे पहले हम UPSC में क्या ही करेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे राइटिंग। तो मैं आज वहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ अपना डे, ओके। और मैं हमेशा ऑल्टरनेट डेज पे एक ऐसे राइटिंग ज़रूर करती हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस भी होती रहे। एंड दिस टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। Unfortunately, I wasn't able to clear the last time, that's why। एंड हम स्टार्ट करेंगे ऐसे राइटिंग से। ये मैं हमेशा करते रहती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे मैंने आपको बताया ही है। इससे आपको फैक्ट्स एंड फिगर हमेशा याद रहते हैं, आप कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, प्रेजेंट नीड, ओके। इस टॉपिक में मैंने पहले ही रिसर्च कर ली थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। एंड यूपीएससी ऐसे टॉपिक पर पूछते ही रहती है, जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक हो जाते हैं ऐसे। एंड आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे एक ना एक ऐसे पर हमेशा प्रिपेयर करते रहना चाहिए। अपना राइटिंग स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव होती जाएगी ऐसे। जैसे कि ऐसे पर आप कोई भी जैसे कॉमन टॉपिक उठा सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म से रिलेटेड, एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। एंड अगर आप इन टॉपिक्स पर प्रिपेयर करते रहे तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। एंड वहाँ पे जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। इससे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी क्लियर रहेंगे एंड आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाएगी साथ ही साथ में। एंड आपकी नॉलेज भी गेन होगी साथ में। तो इससे बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे राइटिंग करना, डेली बेसिस पे नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पर करें या फिर वीकेंड्स पे तो ज़रूर करना ही करना है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे साथ ही साथ। एंड प्री के लिए भी इजी हो जाएगा, जैसे जब वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं तो उन्हें एलिमिनेशन करने में भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। मैंने चैलेंजेस लिख लिए हैं, अब मैं मेजर्स लिखूँगी कि क्या क्या इसके मेजर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे इसको। तो ऐसे आप लिखते रहें डेली अपना ऐसे राइटिंग। तो यहाँ पे मेरा ऐसे कंप्लीट होते हुए फाइनली हो गया है। एंड ये हम देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट कैसे कैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग की है वो की है डेफिनेशन देके कि व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद मैंने कोटेशन लिखी है, ये आप ऊपर रेड में देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इश्यूज़ इन इंडिया रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। उसके बाद मेजर्स देखेंगे, मीन्स सॉल्यूशन क्या क्या बताए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुधार स्कीम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एक्शन लिया है डाउरी से रिलेटेड, डोमेस्टिक अब्यूज़ से रिलेटेड। एंड जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है एट वर्क प्लेस पर, तो उसमें क्या क्या ग्रीवांसेस वगैरह बनाए गए हैं, तो ये सारे स्टेप्स देखेंगे। एंड लास्ट में हम कंक्लूड करके इसमें लिख देंगे, लाइक मैंने जो लिखा है वो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम उठाएंगे यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट, जी हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री। इसे ना चाहते हुए भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी बोर होएं, कितनी भी नींद आए, आपको ये पढ़ना ही होगा, ओके। अब मैं उठा रही हूँ यूपीएससी का सिलेबस, ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। इसके बिना आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ जीएस स्कोर का सिलेबस है मेरे पास, ये आप कोई भी साइट से ले सकते हैं ये सिलेबस, ओके। एंड जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में कर चुकी हूँ मैं उस पर टिक लगा रही हूँ। अब जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने नोट्स भी बना लिए हैं इसके। एंड मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ आगे मैं ये भी बताऊँगी। ये नहीं कि आपने रीड कर लिया, रीड करते जा रहे हैं, एक रीडिंग लगा ली, फिर उसमें से आप मेन लाइनें उठा उठा के लिख रहे हैं, ऐसे करते रहे तो फिर बस हो गया। ना तो आगे याद रहने वाली है वो चीज़, ना काम में आएगी। जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम वो रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं जल्दी। मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे करना है सारी चीज़ें। एंड
ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। नाउ अब मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम द चैप्टर द लेटर वैदिक फेज। ओके, इस चैप्टर को मैंने पहले ही रीड कर लिया है और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो चीज़ हाईलाइट की है। एंड उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, मैं पीछे के क्वेश्चन आंसर जो दिए होते हैं उन्हें सॉल्व करती हूँ। ओके, ताकि मुझे एक बार फिर से प्री रिवीजन हो जाए एंड मुझे याद भी रहे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। तो जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, टर्म्स एंड जो कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे यूपीएससी प्री में भी पूछ लेता है कि इस टर्म का मतलब क्या है, तो वही सब मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रही हूँ कि उनका मतलब क्या क्या है। ये मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है। एंड ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लूँगी एंड मेरा रिवीजन भी होता जाएगा ऐसे, एंड याद भी रह जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको नोट्स बनाने ही हैं तो ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हैं उसके बाद मेन पॉइंट उसके नोट्स बनाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वही सफिशिएंट होते हैं नोट्स के लिए। एक बार वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे लिखकर तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं, फिर उसके बाद बस रिवीजन करना रह जाता है। ओके, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है और वो आंसर सही तरीके से नहीं मिल रहा है पूरा प्रॉपर, तो आप दूसरे सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लूसेंट का यूज़ किया है। अगर मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अलग अलग सोर्सेज से भी उससे पढ़ना हो जाता है एंड और प्रॉपर तरीके से मेरा आंसर कंसेप्ट क्लियर भी हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने जहाँ जहाँ क्लियर नहीं हुई है कोई चीज़ तो वहाँ से तो मैंने दूसरे सोर्सेज की भी हेल्प से अपना आंसर क्रिएट किया है एंड कंसेप्ट भी क्लियर हो गया था मेरा ऐसे करते हुए। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे या कुछ भी लाइन समझ में ना आए तो ऐसे आप कर सकते हैं, दूसरे सोर्सेज से आप हेल्प लेकर अपने आंसर्स में आप एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। फाइनली गूगल की हेल्प लेते हुए मैं अपना आंसर क्रिएट कर रही हूँ। अपना आंसर ढूंढ के मैं इसमें लिख रही हूँ। जैसे कि आपको कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री वैदिक पीरियड एंड ऋग वैदिक पीरियड, और यू कैन से दैट लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। तो आपको कहीं कहीं जैसे चीज़ें बटी हुई होती हैं बुक्स में, कोई चीज़ उधर लिखी होती है, आधी पूरी तरीके से नहीं लिखी होती है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं कभी कभी। यहाँ पे आपको प्रॉपर डिफरेंसेस भी मिल जाते हैं चीज़ों के एंड सारी चीज़ें एक ही जगह भी लिखी हुई मिल जाती हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना आए एंड आप एक ही सोर्स की हेल्प से आप बाद में रिवीजन भी कर पाएँ। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड दूसरी बुक्स में देखना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक ही बार नोट कीजिए वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ आपको परेशानी आ रही है एंड सब जगह एक ही जगह वो चीज़ लिख लीजिए। एंड मैंने कॉपी में ऐसे नोट्स बनाए हैं जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आता है अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा लेटर वैदिक पीरियड भी आता है, फिर उसके बाद हमारे एडवेंट ऑफ आर्यंस भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये सारे आते हैं। तो नोटबुक में ऐसा हो जाता है वो सारी चीज़ें आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती हैं एंड आप एक ही फ्लो में सारी चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं। तो एक नोटबुक बनाओ एंड उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करें एंड उसके बाद रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे वीकेंड्स पे रिवाइज भी करते रहें। सो यहाँ मेरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हुए आई जंप इनटू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी। यस, ये भी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है फ्रॉम दी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर मैं डीपीएसपी का रिवीजन करने वाली हूँ एंड साइड बाय साइड मैं यहाँ पे नोट्स भी बनाते जा रही हूँ। नोट्स इन द सेंस यहाँ पे जो मेन आर्टिकल्स हैं एंड जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं डीपीएसपी में, वो सारी चीज़ें मैं एक A4 शीट पे लिख ले रही हूँ ताकि आगे जब भी मैं इसे रिवीजन करूँ तो मुझे पूरा इसे रिवाइज़ ना करना पड़े एंड मैं उसी नोट से इसको पूरा रिवाइज़ कर सकती हूँ एंड मेरा साइड बाय साइड टाइम भी बचेगा। एंड यहाँ पे मैं पीएम बख्शी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा इंक्लूडेड हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख लूँगी A4 शीट में, ताकि मुझे आगे जाके हेल्प हो पूरा रिवाइज़ करने पे एंड पूरा चैप्टर मुझे दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। तो मैं यहाँ में नोट्स बना लेती हूँ अपने जल्दी। टिल देन यू गाइज कैन एन्जॉय दिस म्यूज़िक।
चैप्टर ऑलमोस्ट होने ही वाला है, मेरा रिवीजन भी हो रहा है साइड बाय साइड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बारे में डिफ्रेंशिएशन भी दे रखा है। सो मैं वो पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लेती हूँ सो दैट आगे जाके मुझे इस बुक पे दोबारा से ना आना पड़े एंड डायरेक्टली मैं इस नोट के थ्रू अपने पॉइंट्स रिविजन कर सकूँ एंड वो याद भी रह जाते हैं। एंड ये सबसे अच्छा तरीका है ऐसे नोट डाउन करने का। और आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मेंस की जो आप लिखते हैं वो आपको याद भी रह जाते हैं एंड इससे आपको ईजिली रिवीजन करने में भी हेल्प हो जाती है। डायरेक्टली दोबारा से पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती है। एंड लास्ट में मैं थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लेती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ताकि ईज़िली आपको याद रह सकें। सो मेरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। एंड ये जो लास्ट में आर्टिकल्स भी दे रखे हैं यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं एंड मैंने भी लिख लिए हैं, उसमें एडिशनल पॉइंट भी लिखे हैं कि अमेंडमेंट्स कब कब हुए हैं इनके, तो इसके साथ मैं ये अमेंडमेंट्स भी नोट डाउन कर ले रही हूँ। सो फाइनली मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। So this is the end of our video and the topic was a productive day in my life. And if you found this video helpful as well as interesting, then do let me know in my comment section box. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel. And thanks for watching. Bye bye. Take care.